नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी। क्लास 6 की समाज विज्ञान की जब एनसीईआरटी आप देखेंगे तो इसमें आपको भूगोल मिलेगा, इतिहास भी मिलेगा, संस्कृति मिलेगी, शासन और लोकतंत्र और हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, इस पर इसमें चर्चा की गई है। अभी जब हम शुरुआत करेंगे तो हम भारत एवं विश्व भूभाग और उनके निवासी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर एवं महाद्वीप, स्थल रूप और जीवन। जब एनसीईआरटी में कोई चीज दी जाती है तो चैप्टर्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप चीजों को कोरिलेट कर सकें। आप जब उसको पढ़ें तो चीजों को समझ सकें। जैसे इसमें दिया गया एक चित्र दे दिया गया है, एक झील का चित्र दिया गया है जिसमें लिखा गया कि झील में पानी कहाँ से आ रहा है। आप इसको देखिए, इन्होंने कहा कि आप इसको देखिए कि झील में पानी कहाँ से आ रहा है। फिर इसमें कहा गया कि सड़क का निर्माण किसने क्यों किया और इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे। जब आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं या सामान्य तौर पर भी कोई अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोरिलेट करना चीजों को। कैसे आप कोरिलेशन करते हैं, कैसे चीजों को आप समझते हैं। पानी कहाँ से आया होगा? पानी का स्रोत होता है कहीं ना कहीं ग्लेशियर, पानी का स्रोत होता है वर्षा जल, और पानी ढाल से नीचे आता है। सड़क किसने बनवाई होगी? सरकार ने बनवाई होगी, किसी संस्था ने बनाई होगी सड़क। और छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों की गतिविधियां क्या होंगी? ये अगर गांव का कोई सीन है तो वहां पर रहने वाले लोग खेती किसानी करते होंगे, है ना। उनका क्या इतिहास रहा होगा। तो सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास भी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। आज का जो समय है हम 21वीं शताब्दी में हैं और इस बात से सभी सहमत हैं कि इस समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय है ये। एक तरफ तकनीकी में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। अब आप देखिए यहीं पर यूपीएससी का एक पॉइंट बनता है जब आप जीएस लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं कि एक तरफ तकनीकी में तीव्र बदलाव हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में बदलाव किए हैं और दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। अब ये एक निबंध का टॉपिक हो सकता है, ये एक जीएस का प्रश्न हो सकता है। आपको इसको सिद्ध करने कहा जा सकता है, इस पर विचार व्यक्त करने कहा जा सकता है, इस पर चर्चा करने को कहा जा सकता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको यूपीएससी मेंस का सवाल मिलेगा और जो जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हाई है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ये यूपीएससी का एस्से बन सकता है, ये यूपीएससी के एस्से का टॉपिक हो सकता है। यही दे दिया जाए कि हम असाधारण संभावनाओं के युग में, जहां पे संभावनाएं तो बहुत हैं लेकिन असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और विश्व भर में अधिकाधिक लोग ये सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें। आप किसी विचारक से मिलिए, किसी पर्यावरणविद से मिलिए, किसी समाज सुधारक से मिलिए। समाज में जो लोग चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको वो बताएंगे। ये मौलिक प्रश्न बहुत सरल है परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं है, मतलब कठिन है। और ये सरल भी नहीं हो सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। अब ये भी देखिए, हमारे देश के बारे में कहा जाता है अनेकता में एकता, और बहुत जटिलता है, बहुत विविधता है हमारे पूरे देश में। आप देखोगे तो विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, वंश, भाषा भाषी लोग ये सब रहते हैं और तब भी हम भारतीय कहलाते हैं। और यदि इन प्रश्नों के उत्तर खोजना और उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। इसीलिए ये चैप्टर हर एक चीज को एक साथ लाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आप भूगोल समझिए, इतिहास समझिए, वहां की व्यवस्था को समझिए, अर्थव्यवस्था को समझिए, सारी चीजों को आप समझिए। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान, भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहां तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है। अच्छा, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। तो इतिहास में विज्ञान नहीं लगा है लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। भूगोल में विज्ञान नहीं लगा है, भूगोल तो विज्ञान है ही है। तो किसी भी विषय को आप वैज्ञानिक तरीके से पढ़ सकते हैं और विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को आपको लगता है कि ये छीड़ कर देता है, लेकिन अध्ययन तो हो ही सकता है। सामाजिक विज्ञान के कई उप विषय हैं, भूगोल, इतिहास, सामाजिक
विज्ञान में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी। जो ये चैप्टर है, मतलब ये खंड जो है, यानी कि भूगोल का खंड जो है, तो इसको हम सबसे पहले इसमें देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, आप समझ पाए? तो कक्षा 6 की क्लास 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अब आप पृथ्वी देखेंगे तो अंतरिक्ष में स्थित जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये गोलाकार है। पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में स्थित है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। आप देखोगे तो आपको पृथ्वी, जब भी मैप आप देखते हो तो उसमें जल और स्थल दोनों, और दोनों पर अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और फाउना। आप इसको देखिए, ये मैप पुराना मैप दिया हुआ है। मैप जिस रूप में आज आप देख रहे हैं उस रूप में मैप पहले नहीं था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। आज तो डिजिटल युग है, आप तो किसी भी मैप को जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहले मैप ऐसे बनाए जाते थे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वास्तव में मानचित्र होते क्या है और हम इनका उपयोग कैसे करते हैं, इनका मुख्य घटक क्या है। फिर हम समझेंगे कि मानचित्र में कैसी चीजों को पहचानते हैं, कहां पर कौन सी चीजें हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, और पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए जो अक्षांश है, देशांतर है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय किस तरीके से संबंधित है। एक केस स्टडी इसमें दी हुई है कि कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं और उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उसका पता आप कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं। सबसे सामान्य तरीका तो यही होता है कि आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछें कि यार बताओ मुझे यहाँ पे जाना है। ऐसा होता है ना, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमको यहाँ पर जाना है और आप हमको बता दीजिए। एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास मानचित्र हो। आपके पास क्या हो? आपके पास मानचित्र हो। मान लीजिए कि ये किसी नगर का मानचित्र आपके पास है। रेलवे स्टेशन पे आप उतरे, आपको यहाँ नगर पंचायत तक जाना है, किसी विद्यालय तक जाना है, आवासीय भवन तक जाना है, तो आप कैसे जा पाएंगे? मानचित्र पर स्थान जो दिए हैं वो आप कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि मानचित्र ही यहाँ पर आपका गाइड है, आपका मार्गदर्शक है। तो अगर हम मानचित्र के बारे में समझ लें, यानी किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तभी हम मानचित्र का उपयोग कर पाएंगे। तो मानचित्र जो होता है, मानचित्र में दिशाओं का एक निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित दिशाएं होती हैं। जैसे कोई भी मानचित्र आप उठाएंगे तो ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। दाहिने साइड में ये राइट वाला हिस्सा है, इसमें पूर्व दिशा होती है, और ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसमें पश्चिम दिशा होती है। ये आपका ऊपर है, ये अप है, और ये डाउन है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको पूछा जाए आपसे कि रेलवे स्टेशन से ये आपका नगर पंचायत किधर है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये पूर्व दिशा में है। आपसे पूछा है विद्यालय किधर है, तो आप बताएंगे दक्षिण दिशा में है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है और यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कहीं पे भी आप देखेंगे। लेकिन एक समस्या और आने वाली है कि दिशाएं केवल ऐसे समझ लेने से काम नहीं चलेगा। दिशाएं ऐसे भी होती हैं, कोने भी हमको कवर करने होते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम समझें तो अगर हम किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बनाते हैं, कोई भी क्षेत्र, छोटा हो बड़ा हो, पूरे देश का मानचित्र हो, तो ये आप दिमाग में रखिए कि आप इतना बड़ा पेपर तो ला नहीं सकते कि पूरे शहर का मानचित्र एक पेपर पे बना दे, पूरे देश का मानचित्र एक पेपर पे बना दे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको हमको देखना है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एटलस, एटलस क्या है, मानचित्रावली क्या है, तो मानचित्रों की एक पुस्तक होती है जिसमें बहुत सारे मानचित्र दिए होते हैं, तो उनको हम एटलस कहते हैं या मानचित्रावली कहते हैं। अब मानचित्र जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक मानचित्र है भौतिक मानचित्र। भौतिक का मतलब जिसमें प्राकृतिक आकृतियां दी हों, पर्वत है, महासागर है, पठार है, नदियां हैं, झील है, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो दिए हों, तो आप उसको कहेंगे भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य है, सीमा है राज्यों की, नगरों के बारे में दिया है,
सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियों के बारे में दिया है, तो वो राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। और एक होता है थीमेटिक मानचित्र, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं, है ना, कि एक थीम लेके उसमें चलेंगे और उसी के बारे में उसमें होगा। अब जो मानचित्र है, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। जैसे आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानचित्र के घटक बताइए, तो आप तुरंत कहिए कि दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये 3 घटक होते हैं। दूरी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी, और दूसरा, मान लीजिए कि कोई मानचित्र आप बना रहे हैं, कोई शहर है जो 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इतना बड़ा पेपर तो आप ला नहीं पाएंगे मानचित्र को बनाने के लिए। आप A4 साइज पेपर में या इतने बड़े पेपर में जैसे भी आप बनाएंगे, इतना बड़ा पेपर तो ला नहीं पाएंगे कि नगर के बराबर हो। आप इतना बड़ा भी पेपर नहीं बना सकते कि आपके घर के बराबर हो। मतलब सामान्य तौर पर अब जरूरत पड़ेगी तो आप बना के तो जोड़ जोड़ के दिखा देंगे। तो मानचित्र में हम मान लेते हैं कि मान लो 500 मीटर की दूरी हमको दिखाना है, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र हमको दिखाना है इस तरीके का, और ये 500 मीटर ऐसे है और 400 मीटर ऐसे है, तो हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 100 मीटर दिखा रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर ऐसे खींच देंगे, और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर दिखा रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे वाला खींच देंगे। ठीक है, यानी कि एक स्केल लेके हम चलते हैं। स्केल का मतलब यही है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि किसी विद्यालय में खेल का मैदान एक साधारण मानचित्र में अगर आपको दिखाना हो, तो मान लीजिए 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। 40 मीटर ये ऐसे लंबा है और ये 30 मीटर इस तरीके से चौड़ा है। तो 40 मीटर हम इतना बड़ा पेपर नहीं ला सकते, तो हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर इधर खींच दिया और 3 सेंटीमीटर इधर हमने खींच दिया, तो मैदान हो गया। अब इसी में हमने सारी चीजों को दिखा दी, तो ये स्केल होता है। अब मान लीजिए कि इसी मैदान में हम बात कर रहे हैं, एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा है और एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा है, तो आपसे पूछा जाए ये खिलाड़ी जो है इसके किधर ये बी खिलाड़ी है, ये वाला ए खिलाड़ी है, तो इसके किधर बी खिलाड़ी है, तो आप तुरंत अगर ये कहते हैं कि इसके पूरब में है तो सीधा पूरब में तो नहीं है। अगर आप इसके कहते हैं कि दक्षिण में है, उत्तर में है, तो सीधा उत्तर में भी नहीं है, ये बीच की दिशा पड़ रही है। तो अगर हम किसी भी मानचित्र में बात करते हैं दिशा की, तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि दिशाएं आपको 4 ही नहीं पढ़नी पड़ेंगी, दिशाएं आपको मुख्यतः 8 पढ़नी पड़ती हैं। 4 तो ये मुख्य दिशाएं हैं, 4 दिशाएं जो हैं ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये प्रधान बिंदु हैं। लेकिन इनके बीच में आप देखेंगे उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व। एक पैटर्न आप देख रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जब कोने की दिशा की बात कर रहे हैं तो नाम में पहले उत्तर और दक्षिण ही आ रहा है। ऐसा नहीं, पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। तो ये पैटर्न आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दिशाओं का निर्धारण कर दिया जाता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, बाजार जो है वो चिकित्सालय के उत्तर में है। अगर यहाँ आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि ये वाला मानचित्र जो यहाँ पे दिया है, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, तो गलत हो जाएगा। बाजार जो है वो चिकित्सालय के दक्षिण में है। रेलवे स्टेशन से अगर आपसे कहा जाए कि बाजार किधर है, तो आप रेलवे स्टेशन से ऐसे बाजार है ना, तो आप कहेंगे कि दक्षिण पूरब है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आवासीय भवन जो है ये विद्यालय से किधर है, तो आप कहेंगे कि उत्तर पूरब में है। बात समझ में आई? इस तरीके से मानचित्र में हम चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन एक चीज और है, यहां पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि झील, यहां पर देखिए संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूरब में है, झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको ये मिलेगा कि हर एक चीज को थोड़ा सा, एक जैसे झील की बात की गई है, यहां झील लिखा नहीं गया है, लेकिन इसको आप कह देंगे कि ये झील है ना, झील है। अब अगर झील आप इसको कह रहे हैं तो एक साइन आपको मिल रहा है, रेलवे स्टेशन आप कह रहे हैं तो एक साइन मिल रहा है, पटरी आप दिखा रहे हैं रेलवे की तो एक साइन मिल रहा है। तो कुछ प्रतीक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से हम मानचित्र में चीजों को दिखाते हैं। हमने 3 चीजें आपको अभी बताई थी कि जब भी कोई मानचित्र बनाएंगे तो मानचित्र में 3 चीजें आएंगी। एक उसका स्केल होगा, यानी कि किस स्केल पे, यहाँ पर आप देखिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा।
कोई भी मानचित्र आप बना रहे हैं तो मानचित्र में स्थान का निर्धारण और दिशा का निर्धारण आप कर रहे हैं। स्थान और दिशा का निर्धारण जब तक आपको दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह नहीं पता होगा तब तक नहीं कर सकते। तो दूरी आपने दिखा दी, दिशा हमने बता दिया। अब हम आते हैं प्रतीक चिन्ह पे। प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो मानचित्र में वास्तविक भवन और कुछ अन्य अवयवों के लिए एक ड्राइंग्स हम बनाते हैं। जैसे एक बड़ा नगर है, एक देश का मानचित्र है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है, तो सारी चीजें रियल में तो दिखा नहीं सकते, आपको उसके लिए एक कुछ साइन बनाना होगा, है ना, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है। रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, इनके लिए एक साइन बनाते हैं। जैसे रेलवे लाइन के लिए आप देखेंगे ऐसा साइन, अब इसमें बड़ी लाइन के लिए ये साइन, रेलवे लाइन में भी दो लाइन, छोटी लाइन के लिए ऐसा साइन, और रेलवे स्टेशन हम RS करके ऐसे लिख देते हैं कि ये पटरियां बिछी हैं, उसके बगल में ये रेलवे स्टेशन है। सड़कें पक्की कच्ची, तो पक्की को ऐसे दिखाएंगे, कच्ची को देखो टूटी टूटी ऐसे दिखा देंगे। राष्ट्रीय जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसी हो जाएगी, राज्य की यानी स्टेट के बिटवीन ऐसी हो जाएगी, और जिला की सीमा ऐसे दिखाएंगे। नदी को ऐसे दिखाएंगे, कुआं गोल होता है ऐसे दिखाएंगे, तालाब को देखो ऐसे दिखाएंगे। नदी में भी पानी है लेकिन नदी लंबी है, तालाब देखिए ऐसे है, तो इसमें भी पानी है, तो गोला बना के इस तरीके से मतलब एक आकृति बना के दिखा देंगे। और नहर क्योंकि नदियों से ऐसे निकाली जाती है तो ऐसे दिखा देंगे। और सेतु, पुल जो होता है वो ऐसे दिखा देंगे। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है। डाकघर के लिए पोस्ट ऑफिस, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय के लिए PTO, और पुलिस स्टेशन के लिए PS, और बस्तियों के लिए ऐसा, और कब्रिस्तान के लिए ऐसा, वृक्ष के लिए ऐसा, घास के लिए ऐसा। यानी कि मानचित्र में जहां पर भी ऐसे साइन आपको दिखेंगे तो लिखा नहीं भी होगा, जगह कम होगी, तब भी आप चीजों को समझ जाएंगे। बात समझ में? यानी कि जब भी मानचित्र आपके सामने आएगा तो मानचित्र में सारी चीजें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें साइन से समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पृथ्वी का मानचित्रण आपको करना है, अब पृथ्वी है गोलाकार और आप मानचित्र बनाने जा रहे हो पेपर पे, तो पृथ्वी का मानचित्र कुछ कठिन हो जाता है क्योंकि ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति कैसी है? लगभग गोलाकार। लगभग इसलिए क्योंकि यहां पर आप एक चीज ये देखोगे कि पूरा गोल नहीं है। आप अगर इस सर्किल की बात करते हैं तो पृथ्वी वाला सर्किल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसा सर्किल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि पृथ्वी न पूर्णतया गोल है न चपटी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। यहां पर आपको चपटी मिलेगी, यहां पर आप देखोगे तो आपको चपटी मिल जाएगी, ध्रुवों पर यहां पर चपटी मिल जाएगी, यहां पर चपटी मिल जाएगी, बाकी ये गोल मिलेगी। तो अब व्यवहारिक दृष्टि से कागज पर दिखाना इसको कठिन है। UPSC प्रीलिम्स में यहां पर सीधे सवाल, PCS में कोई भी तैयारी आप करेंगे, SSC में, बैंक में, तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार? गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी है ना, तो इसका जो आकार है वो गोलाकार पूर्णतया नहीं है। अब कागज के समतल पृष्ठ पर आपको गोलाकार वस्तु अगर चित्रित करना है तो आप नहीं कर सकते, तो हम इसको, जैसे आप एक संतरे को छील लें, इसमें लिखा हुआ है कि संतरे को छील के ऐसे ओपन कर लें, तो ठीक ऐसे ही हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। अब एक ग्लोब पर अगर आप विचार करें तो ग्लोब ऐसा होता है, ग्लोब में तो जो चीजें जहां है वैसे दिखाई जा सकती हैं। यहाँ पर आपका ये अफ्रीका दिखाया गया है, ये इंडिया दिखाया गया है, इसके अपोजिट साइड में उधर आप जाएंगे तो आपको अमेरिका, यूरोप और ये सब दिख जाएंगे। लेकिन जब इसी को पेपर पे खोलेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पृथ्वी की भूगोल को अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ ओपन करके इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एटलस में आप बहुत सारे मैप ऐसे बना के रखते हैं, तो सारे मैप आप ओपन ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि कुछ आपको निर्देशांक बनाने पड़ेंगे, जगह की स्थिति को दिखाने के लिए कुछ निर्देशांक बनाने पड़ेंगे। अब ये क्या है? यानी कि पोजीशनिंग कहां पर करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है, तो आपको कैसे पता चलता है? आपको पता है मैप पर कि कहां पर दिल्ली है, कहां पर लखनऊ है, तो आप एक स्केल पे जाते हैं और आज आप अपने GPS को खोलते हैं, उसमें चीजों को ऐसे बस मैप में डालते हैं, आ जाते हैं। लेकिन उसका एक तरीका है, वो एक तरीके पे काम करता है, वो अक्षांश और देशांतर से ग्रिड बनाता है, निर्देशांक बनाता है, और तब वो नाप पाता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम किया जा चुका है। तो आप तो सीधे पका पकाया आप उसमें दूरी निकाल लेते हैं।
तो किसी नगर या कस्बे, बड़े बाजार की आप अगर कल्पना करें जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं, आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है, यहाँ पर एक केस हिस्ट्री दी है, अतः आप उसे इस प्रकार से निर्देश देंगे कि प्रवेश द्वार से पांचवी पंक्ति की जो दुकान है वहां पर सायं 6 बजे मुझसे मिले, ऐसे बताएंगे। आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। कैसे जान पाया? कि आपने उसको बता दिया कि आपको ऐसे आना है, फिर दुकानें मिलेंगी, तो उसमें एक लाइन रहेगी, उसकी 5वीं दुकान के सामने में 6 बजे आपको खड़ा मिलूंगा। अब यही काम अगर मैप में आपको करना है, जैसे शतरंज के पटल पर आप विचार करें, तो आप वहां पे देखेंगे कि शतरंज में हर एक जो आपकी वो है उसकी चाल जो है वो निश्चित होती है कि रानी कैसे चलेंगी, राजा कैसे चलेंगे, घोड़े कैसे चलेंगे, हाथी कैसे चलेंगे, तो आपको पता है कि ये कैसे कैसे जाएंगे, यानी कि निश्चित है कि यहां जाना है। तो इसी को आप अगर आप कहें तो आप एक कोडिंग है, एक निर्देशांक है कि यहां पर जाना है। अब आप इन दोनों उदाहरणों से समझ गए कि आपने किसी को बुलाया या शतरंज में आपने चाल चली, तो एक निर्देशांक है जिसके आधार पर आप स्टेशनरी की दुकान पर बच्चे को बुला ले रहे हैं, अपने दोस्त को बुला ले रहे हैं, और एक निर्देशांक है जिसमें शतरंज की गोटियां आप ऐसे चला के और अपना खेल जीतते हैं, हारते हैं। ये तो निश्चित हो गया कि कोई भी स्थिति निर्धारण के लिए आपको कुछ एक निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। तो जब इस निर्देशांक की बात आती है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब यही काम आपको पृथ्वी पे करना होता है तो आपको अक्षांश की और देशांतर की जरूरत पड़ती है। ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है, बिल्कुल आप आसानी से पहचान जाएंगे कि मान लीजिए कि ये ग्लोब है तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये तो आप जान जाएंगे। लेकिन इसको जब घुमाया जाएगा और निचले स्तर पर स्थित बिंदु की बात की जाएगी, है ना, तो 2 ध्रुव आपको ये मिलेंगे और इनके मध्य में एक आपको रेखा मिलेगी बिल्कुल बीचों बीच में, जिसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और इस वृत्त को जब आप देखेंगे ये बीच में है, तो इसी के आधार पर आप निर्धारित कर पाएंगे कि ध्रुव और वृत्त के बीच में, विषुवत रेखा के बीच में क्या। अब विषुवत रेखा से आप उत्तर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचेंगे, दक्षिण जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेंगे। अब आप मान लीजिए कि भूमध्य रेखा पर आप खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से आप दक्षिण में आ रहे हैं या उत्तर में जा रहे हैं, तो ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर, तो ऐसे डिग्री बढ़ती चली जाती है। इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर आप एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं और भूमध्य रेखा की समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे आप जब खींचेंगे तो इस प्रकार की रेखा को आप अक्षांश या समानांतर नाम देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, यूपीएससी कहेगा कि देशांतर रेखा को समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अक्षांश रेखा को समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसको समानांतर भी कहा जाता है, तो अक्षांश को कहा जाता है। और ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाने का काम करती है। अब ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई? धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। अब आप समझिए, यहां पर देखिए ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। इसके ऊपर आप जाएंगे इससे ऊपर, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 पर आपका पोल आ जाएगा। दक्षिण में भी यही होगा, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब यहां से जब आप चलते हैं तो ये 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, यानी दूरी बढ़ती चली जा रही है। और इसको आप नाप कैसे रहे हैं? एक चीज समझिएगा, इसको आप नाप कैसे रहे हैं? तो इसको आप नाप रहे हैं किसमें? डिग्री में नाप रहे हैं, है ना। अक्षांशों को आप कैसे नाप रहे हैं? आप डिग्री में माप रहे हैं। समझिए इसको, अक्षांशों को माप कैसे रहे हैं? ये डिग्री में माप रहे हैं। यहां पे देखिए, तो जैसे आप यहां से चलना शुरू किए, ठीक है, और उत्तर में जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो अक्षांशों को हम डिग्री में मापते हैं। और आपको मैंने बताया कि विषुवत रेखा का जो अक्षांश है, विषुवत वृत्त का जो अक्षांश है, वो कितना है? 0 है। और जो ध्रुव है, ध्रुवों का अक्षांश 90 डिग्री है। अब यहां पर जो है
इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, इधर वाले को हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ 90 डिग्री उत्तर लिख देंगे, और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, तो 90 डिग्री दक्षिण लिख देंगे। अब ये तो आपकी हो गई पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची रेखाएं। दूसरी है देशांतर रेखाएं। अब मान लीजिए कि आपको यहां तो आप पहुंच गए और आपने कहा कि हम 30 डिग्री पे हैं, तो 30 डिग्री पे यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां पर है, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो एक रेखा आपको और चाहिए अगर आप सटीक स्थिति बताना चाह रहे हैं। भाई 30 डिग्री तो यहां से शुरू होती है, यहां तक जाती है, तो एक रेखा और चाहिए। अगर एक रेखा उत्तर से दक्षिण भी आपको काट दे तो आप बता सकते हैं कि ये अक्षांश 30 डिग्री है, लेकिन एक रेखा और आई है जिसको हम बोलेंगे देशांतर, ये इतने डिग्री है, तो इधर से नाप के इधर से नाप के आप उस स्थान पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम देखें तो अब बात आती है देशांतर की, और देशांतर को अगर आपको समझना है तो चीजों को बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ये बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको देखिए, देशांतर कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं, आपको उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर आना है, तो आप सबसे छोटी रेखा ढूंढेंगे। यानी कि अगर कोई एक गोला है तो आप सीधे ऐसे चले आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसे। भाई अगर ऐसे करके आएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे करके आएंगे तो अगर गोला है तो इसको पार करने वाली जो भी रेखा है ना, तो आप देखेंगे सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आना है, तो आप पाएंगे यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, तो दूरी समान ही होगी। मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। आप मान लीजिए कि यहां से और यहां आए तब भी उतनी ही दूरी होगी, यहां से यहां आए तब भी उतनी दूरी होगी, यहां से आए यहां तब भी उतनी दूरी होगी। और इससे स्पष्ट होता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समान होती हैं, है ना। दूरी एक समान होने का मतलब है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक समान लंबाई की होती हैं, और इन रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है ना। लैटिट्यूड कहते हैं किसको, अक्षांश रेखा को। जो लैटिट्यूड है ये अक्षांश रेखा को कहते हैं, ये आपकी हो गई अक्षांश रेखा। और जो लॉन्जिट्यूड है, मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड, तो लॉन्जिट्यूड किसको कहते हैं, लॉन्जिट्यूड कहते हैं देशांतर रेखा को। ठीक है। अब आप देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। एक टेबल लैंप आप रखिए, और टेबल लैंप से अगर आप उसको सूरज मान लीजिए और पृथ्वी को ऐसे ऐसे घुमाइए, तो आप देखेंगे कि जिधर तरफ टेबल लैंप की लाइट पड़ेगी वहां पर तो उजाला रहेगा, यानी वहां दिन है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में अंधेरा रहेगा, रात्रि होती है। यानी कि टेबल लैंप अगर सूर्य है तो सूर्य के तरफ वाले स्थानों पर दिन होगा, और दूसरी तरफ कहीं कोई ऐसा स्थान भी होगा जहां पर रात होगी। कहीं पे दिन ढल रहा होगा, कहीं पे दिन निकल रहा होगा, कहीं पे लोग नाश्ता कर रहे होंगे, कहीं पे लंच कर रहे होंगे, कहीं पे डिनर कर रहे होंगे। देशांतर को मापने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो एक यामोत्तर इसमें भी बनाते हैं, जैसे वहां पे विषुवत रेखा हमने बनाया था, ऐसे यहाँ पर एक हम प्रमुख यामोत्तर बनाते हैं, है ना। 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड के लंदन में एक क्षेत्र है ग्रीनिच, कहीं कहीं ग्रीनविच भी लिखा मिलता है, ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक जो यामोत्तर है जो है वो कौन है, कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे ग्रीनविच रेखा, है ना। आपसे पूछा जाएगा वो कहां से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनिच से गुजरती है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक इसको माना जाएगा और इसी को हम 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित करेंगे। तो अगर ध्रुवों में से किसी एक ओर, आप ध्रुवों में से किसी एक ओर यात्रा कर रहे हैं, तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी की माप है। प्रमुख यामोत्तर से, इसको बस ऐसे समझ लीजिए बहुत शॉर्ट में, अक्षांश में आप ऐसे ऐसे दूरी माप रहे थे, और यहाँ पर देशांतर में, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये देशांतर है, तो देशांतर में अक्षांश में ऐसे दूरी माप रहे थे, तो देशांतर में ऐसे आप मापेंगे, यहाँ से इधर इधर जाएंगे तो, और इधर इधर जाएंगे तो दोनों तरफ ऐसे ही दिशा में दूरी माप रहे हैं। देशांतर को भी डिग्री में ही मापा जाता है, पश्चिम हो या पूरब इसका नाम लिखा जाता है, और इधर भी ये 0 से 180 तक होता है, और इधर भी ये 0 से 180 तक होता है।
यानी कि अक्षांश जो होते हैं वो 0 से 90 होते हैं, लेकिन देशांतर 0 से 180। तो इधर वाले को ईस्ट लिख देते हैं और इधर वाले को हम वेस्ट लिख देते हैं। अब मान लीजिए कि पूर्णांक का उपयोग करते हुए अगर हम न्यूयॉर्क का देशांतर देखें तो 74 डिग्री पश्चिम है और दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व है। यानी मेरिडियन से 77 डिग्री हम इधर आएंगे तो दिल्ली मिलेगा और 74 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूयॉर्क मिलेगा। अब अक्षांश और देशांतर, मैंने आपसे कहा ना कि किसी ने कहा कि मैं इस अक्षांश पे खड़ा हूं 30 डिग्री पे, तो आपने कहा 30 डिग्री पे खड़े हो, लेकिन कहां? तब देशांतर ने कहा इस देशांतर पर, उसने कहा कि इस देशांतर पर। जैसे उदाहरण के लिए अगर दिल्ली की बात करें तो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि दिल्ली की अगर बात करें, ये आपका मान लो ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है, तो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां कह दिया और कहा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर ऐसे, तो यहां पर दिल्ली आपको पता चल गया, है ना। आप भली बात समझ सकते हैं कि दिल्ली कहाँ है। हालांकि ये अनुमानिक रूप होता है, एग्जैक्ट वहीं पे नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं दिल्ली के बारे में, तो आप जान सकते हैं कि ये है, ठीक है। तो अब आप ग्लोब में देखेंगे, जो ग्लोब आपको मैंने दिखाया था, तो किसी भी स्थान का, कोई भी स्थान आप ले लीजिए, समझिएगा, किसी भी स्थान का, ये देखिए ये ग्लोब है आपका, अगर निर्देशांक निकालना है तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कटवा दीजिए, जहां पर ये काटेंगे, यहाँ पे काट रही, यहाँ पे काट रही, यहाँ पे काट रही, यहाँ पे काट रही, तो ये निर्देशांक बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या बना देते हैं, ये निर्देशांक बना देते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतरों से मिलकर निर्देशांक का बनना, ठीक है। तो अब आप इससे किसी भी जगह की पोजीशन जान सकते हैं कि वो है कहां पर ग्लोब पे, और ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर ग्रिड बनाती हैं। तो ग्रिड बनाने का काम करती है, यानी अक्षांश देशांतर जो काटती हैं आपस में तो ग्रिडेड बन जाते हैं। तो जो ग्रिड बनती है तो इनको ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए ये ग्रीनिच है, ग्रीनिच ये बीच में, तो इसके इधर आप जाएंगे तो डिग्री में अक्षांश 180 तक वेस्ट चले जाएंगे, और इधर अगर आप आएंगे तो ईस्ट चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमीस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, तो इसको ईस्ट हेमीस्फीयर, ईस्टर्न हेमीस्फीयर पूर्वी गोलार्ध। और ये विषुवत रेखा है, तो इसके उत्तर में नॉर्थ हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में सदर्न हेमीस्फीयर साउथ हेमीस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में? अब एक मानचित्र ऐसा भी है कि पुराने समय में आप जाएंगे जब ग्रीनिच यामोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर के तौर पर अगर आप मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पुराने समय में हमारे यहाँ बहुत सारे अन्य यामोत्तर भी मतलब यूज किए जाते थे। उन्हीं में से हमारे यहाँ यानी यूरोप में से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत में अपनी यामोत्तर थी, और उस यामोत्तर की बात करें तो वो थी उज्जैनी यामोत्तर। अब उज्जैनी यामोत्तर को दिखाया जाए तो इस तरीके से माना गया था। उज्जैनी यामोत्तर ऐसे गुजर रही थी, अगर पूरे मैप को आप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये उज्जैनी यामोत्तर का मैप है। उज्जैनी यामोत्तर में ये यहाँ से इसको गुजारते थे ऐसे, ये 75.8 डिग्री पूरब से कुरुक्षेत्र, रोहतक, दिल्ली, है ना, मालवंगरा, उज्जैनी, अब इसको उज्जैन कहते हैं, महिष्मती या महेश्वर कहते हैं, बंगलुरु ये नया शहर, और पुराने शहर में कन्याकुमारी है। तो ऐसे ये गुजरती थी। तो अगर आपसे कहा जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ क्या यूरोप से पहले भी यामोत्तर का विकास हो गया था, तो आप कहेंगे कि हाँ, एक उज्जैनी यामोत्तर था, उज्जैनी यामोत्तर का विकास हो चुका था। उज्जैनी यामोत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था, और नगरों का खगोलीय ग्रंथों में जो उल्लेख किया गया है, वृत्त में जितने भी नगर हैं तो इस यामोत्तर पर है। नगरों के आधुनिक नाम भी इसमें इसलिए दे दिए गए हैं कि आप उसकी पोजिशनिंग जान सकें कि वो कहाँ पर स्थित है। बात समझ में? तो इस तरीके से ये यामोत्तर गुजरता था, है ना, यहाँ से यहाँ कन्याकुमारी के पास से गुजरता था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित ये मानचित्र अक्षांश और देशांतरों के यामोत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दिखाया गया है। भारत का अक्षांश क्या है, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री, यहां से आप शुरू करेंगे और ये क्या बोला जाता है 37 डिग्री तक, यहां तक ये जाता है 8 डिग्री से 37 डिग्री। और देशांतर की बात अगर हम करें तो देशांतर मोटे तौर पर देखें तो ये क्या जाता है 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब। रहेगा पूरब ही, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में भारत है, और रहेगा उत्तर ही दोनों, चाहे दक्षिण की बात करें चाहे उत्तर, इससे नहीं मतलब है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत है। बात समझ में?
अब इसी के आधार पर, देशांतर के आधार पर समय क्षेत्रों की बात होती है, टाइम जोन की बात होती है। टाइम जोन को हम कैसे समझते हैं? ग्लोब पर अगर हम देखें तो पश्चिम से पूर्व की अगर तरफ हम ग्लोब को घुमाएंगे तो हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर जो लगाता है वो हमको समझ में आ जाएगा। हमारा जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। कितने घंटे में? 24 घंटे। तो समय, ये टाइम हो गया कि 24 घंटे में ये पूरा कर रहा है। और कितना चक्कर लगाया? तो दूरी अगर देख ली जाए तो 360 डिग्री ये डिस्टेंस हो गई जो उसने तय किया। अब आपको अगर कहा जाए कि 24 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है, तो एक घंटे में 360 बटे 24 अब अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 एकम 24 और 24 पंचे 120, 15 डिग्री। यानी कि एक घंटा चलने में, है ना, या 15 डिग्री पे अगर आप देखें तो देशांतर यामोत्तर पर एक घंटे का समय वो शिफ्ट करता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे है तो 30 डिग्री पूर्व पर कितने बजेंगे? 30 कितना ज्यादा है इससे? 15, तो 1 घंटे इसमें जुड़ जाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अगर ग्रीनविच पे जो 0 डिग्री है उस पर दिन के 12 बजे हैं तो 75 डिग्री पे कितने बजेंगे? 15 पचे 75, 5 बज जाएंगे। बात समझ में? तो इस तरीके। लेकिन अगर हम पश्चिम जाएंगे, अगर 15 डिग्री इधर जाएंगे तब तो ये टाइम बढ़ता चला जाएगा और अगर इधर जाएंगे तो ये टाइम घटता चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीनविच को अगर सेंटर में रखें, 0 डिग्री जो मतलब मेरिडियन लाइन है, तो उससे पश्चिम में टाइम घटेगा और इधर जाने पे टाइम बढ़ेगा। भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में एक उदाहरण आपको दिया जाता है कि एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में, यानी कि गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल पश्चिम में, और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठा है, फोन पर बात कर रहा है। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला कहता है कि अरे यहाँ तो अभी दिन का प्रकाश है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि अगर इस मैप को आप देखेंगे तो इसके इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री का मतलब हो गया 30/15, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। 30 डिग्री कहिए चाहे 2 घंटे का। तो अगर यहाँ 4 बज रहे हैं तो यहाँ 6 बज गए, और यहाँ अगर 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे तो अभी 4 ही बजे हैं। बात समझ में? यहाँ पर पहले अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे बाद में होगा, यहाँ पे पहले सूरज निकलेगा, यहाँ पे बाद में निकलेगा। तो इसलिए ये अंतर आता है। लेकिन हमारे यहाँ टाइम जोन क्योंकि एक ही है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मिर्जापुर से गुजरता है। तो मिर्जापुर नैनी दोनों मिलता है। अभी आजकल में मिर्जापुर आने लगा है, पहले नैनी लिख के आता था। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में हम देखते हैं एक मानक समय बनाते हैं, है ना। लेकिन किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग में संदर्भ में अगर इसके उपयोग की बात करें तो स्थानीय समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन मानक समय हम एक रखते हैं जिससे कि प्रशासनिक जो कार्य है वो अच्छे से होते रहे। अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर एक मानक समय स्थापित कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को रखा गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि ग्रीनविच है 0 और हमारा है 82.5। तो 82.5 को आप 15 से डिवाइड करिए तो ये आपको मिल जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो लिखा नहीं रहता है प्लस 5 घंटे 30 मिनट। गुजरात और असम में बैठे 2 मित्र पुनः चर्चा करते हैं और इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने में आप कर सकते हैं कि बीच में तो हमने 5.5 घंटे आगे मान के समय निर्धारित कर लिया, लेकिन देश के अंदर जो अंतर आ रहा है, और ये सभी मानक समय अपने क्षेत्र में गठित किए गए हैं। ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र में का व्यापक पालन ऐसे किया जाता है, जो मैंने आपको 15 डिग्री बताया था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री है, इधर आप जाएंगे, अब यहाँ से आप ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो इधर समय माइनस में यानी पीछे होता चला जाएगा, और इधर देखिए सबके आगे प्लस लगा हुआ है, यानी इंडिया में यहाँ पर आप आएंगे इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये 5.5 घंटे की ये प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर और दाहिने साइड में हम शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये 5.5 घंटे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कुछ देशों की जो मानक समय है उनको दर्शाते हुए समय क्षेत्र का जो ये विश्व मानचित्र आपको दिया गया है वो यही दिखाता है कि इधर प्लस इधर माइनस।
हर परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अभी ग्रीनविच पे टाइम इतना है तो वहां कितना होगा, आपको एक देशांतर की स्थिति। अब आपसे एक सवाल बनेगा, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसको करिए कि जो समय का निर्धारण है वो अक्षांश के द्वारा होता है कि देशांतर? तो देशांतर के द्वारा होता है। और 15 डिग्री अगर देशांतर पर हम चलते हैं तो 1 घंटे का समय, यानी कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का। अगर और हम नीचे आए तो 15 डिग्री पे 1 घंटे, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब आप ग्लोब को सोचिए और उसके उल्टा जाइए। जैसे एक ग्लोब पर यह रेखा खींची हुई है और ये ग्रीनविच रेखा है, तो इसके ग्लोब क्योंकि गोल है तो इसके पीछे भी एक रेखा होगी। तो यहां से यहां ऐसे आप जब यात्रा करते हैं, ऐसे जाते हैं, तो ये पूरा कितना होता है? ये पूरा 360 होता है। तो आधा जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो इस देशांतर पर एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। ठीक है। +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा के एक दूसरे को यहाँ पर टच करते हैं, क्योंकि -12 वाला इधर हो जाएगा। 180 को 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा ना, है ना। अब इधर जाएंगे अगर तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। यदि आप समुद्री जहाज या विमान से इसको पार कर ले जाते हैं तो आपके द्वारा घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यूपीएससी बहुत बार सवाल यहाँ से पूछ चुका है, पीएससी यहाँ से कई बार सवाल पूछ चुका है। अब मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो आप पार कर गए, तो पार कर गए तो अब आप इसको समझिए। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, पार करते हैं, तो आप एक दिन सोमवार से रविवार घटा देंगे, यानी आप अभी है नहीं सोमवार में, लेकिन आप पार कर गए हैं तो आप उसको एक दिन घटा दीजिए। यदि आप पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो एक दिन रविवार से सोमवार आप जोड़ देंगे। पश्चिम में गए हैं तो आप हैं तो सोमवार में ही, लेकिन वो वहां पे पहुंचे तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। सीधा सवाल यही लाइन उठा के डिक्टो ऐसे ही उठा के यूपीएससी पूछता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी से मैंने आपको 10 सवाल बताए हैं जो आपसे ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे उठा के पूछ लिया जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय रेखा पर 180 डिग्री के देशांतर पर अगर हम हैं तो ये कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए इसको कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी खींच दी जाती है। आप जैसे देखेंगे अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है? अमेरिका का। और अमेरिका और अलास्का में देशांतर का अंतर आप देखेंगे तो अमेरिका के प्रशासनिक आधार पर ही अलास्का का प्रशासन चलता है, यहीं के प्रशासन के आधार पे, तो अमेरिका वाला ही टाइम वहां पे बना रहे, इसलिए उसको टेढ़ी मेढ़ी कर दी जाती है। तो सीधा यहाँ पर यही सवाल उठा के आपसे पूछ लिया जाता है कि कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे गुजार दी जाती है, जिससे कि वहां की प्रशासनिक सुविधा, तो कथन कारण का सवाल पूछा जाएगा, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसको ऐसा किया जाता है। ठीक है। अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये अफ्रीकन यहाँ कंट्री दिए हुए हैं, और यहाँ पे इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एशियाई कंट्री दिए हुए हैं। तो इधर तो प्लस हो जाएगा और इधर इससे 0 से इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे टाइम ये दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर हम देखें तो मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इसको दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक आपको मैंने बताए ये क्या क्या है। मानचित्र के अगर मुख्य घटक की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा दूरी, दूरी के साथ दिशा और प्रतीक। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति अक्षांश और देशांतर के माध्यम से दिखाई जाती है। एक ग्रिड का निर्माण होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनको हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, उन्हीं के माध्यम से इनका निर्माण होता है, ग्रिड का निर्माण होता है, और उन्हीं से हम निर्देशांक तय करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऐसे बताया था कि निर्देशांक कैसे तय करेंगे, तो जहां पर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यामोत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है, और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन आता है। तो इधर आप जाएंगे पूरब में तो घटाएंगे और पश्चिम में जाएंगे तो जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में सायंकाल 5:30 बजते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 82.5 डिग्री पर अपना IST रखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82.5 डिग्री पे 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है।
हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सारी चीजों को हम हूबहू नहीं दिखा सकते, तो प्रतीक चिन्ह और रंगों के माध्यम से हम मानचित्र में आसानी से चीजें समझ में आए, इसलिए। आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थिति है, ये आप अपना देखिए। स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है? स्थानीय समय जो एक्चुअल समय होता है, जिस अक्षांश और जिस देशांतर पर हम हैं, अक्षांश छोड़ दीजिए, समय में जब बात की जाएगी तो देशांतर की जाएगी, तो जिस देशांतर पर हम स्थित हैं वो हमारा स्थानीय समय हुआ। और मानक समय जिसको हम प्रशासनिक तौर पर मानते हैं, यानी ऐसा समय जो प्रशासनिक तौर पर हम स्वीकार करके अपना कार्य करते हैं, जिस देश प्रदेश में हम रहते हैं। ठीक है। दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है, और देशांतर 77 है, एक ही है। तो दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? कोई नहीं, क्योंकि देशांतर सेम है, और समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतर के द्वारा होता है। अक्षांशों के सभी देशांतर की लंबाई समान होती है, सभी समानांतर की नहीं। अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान नहीं होती है। मैं गलत पढ़ा था, इसको सुनिए। विषुवत रेखा बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई पूरे अगर उसको देखें तो उसकी आधी होती है। इसको पता करके आप बताइएगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, और असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। गलत है, भारतीय मानक समय 1 घंटे पीछे है, असम का मानक समय 1 घंटे आगे है, लगभग 1 घंटे, लगभग की मैं बात कर रहा हूं, मतलब आगे है, असम का आगे है, बस आप ऐसे जानिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने कवर किया। आपको कैसा लगा? समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती हैं, ये भी इसमें पूछा गया है। तो समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती हैं, सही है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है, तो अक्षांश वृत्त है, ये भी आपने सीखा। तो ये जैसा भी लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, UPSC PSC अन्य किसी परीक्षा की दृष्टि से हम लोग इसका उपयोग करना चाह रहे हैं, इसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी आप अगर इस क्लास में पढ़ते हैं तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा भी लगा हो हमको फीडबैक में जरूर बताएं, और आप अपनी पसंद बताएं कि कौन सी NCERT आपको चाहिए। वैसे हम सारी NCERT डिस्कस करने जा रहे हैं। अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक, आपके जो दोस्त हैं जो समझ नहीं पाते हैं चैप्टर को, उन तक भेजिएगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सबसे अच्छी सीरीज होने वाली है। थैंक यू सो मच।